स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स कॉर्नर में। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम केवल सीखते नहीं हैं बल्कि समझते भी हैं। ठीक है, तो आइए चलिए आज आपका स्वागत है लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन में। आपको मालूम होना चाहिए जैसा कि लास्ट क्लासेस में हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 में सारे थ्योरेटिकल टॉपिक को डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, और हम सभी लोगों ने डायग्राम को भी अच्छे से समझ लिया है। यदि आप में से कोई ऐसा है जिसने ये सारे पार्ट के बारे में अभी नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो जा करके प्लेलिस्ट से चेक करके सारी वीडियोस को प्लीज़ देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना? फिलहाल अभी के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है पार्ट 6 में। वैसे तो सबको मालूम होना चाहिए कि न्यूमेरिकल ही मिलने वाला है आज। और हाँ, एक विशेष बात, न्यूमेरिकल आज मिलेगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से बेस्ड, जिसमें मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला दोनों अप्लाई होगा। देखते हैं आप कैसे इसको सीखते हैं। फिलहाल बने रहिएगा वीडियो के साथ, पूरा देखिएगा शुरू से लेके आखिरी तक। और एक चीज़ और, अगर कहीं डाउट हो तो दोबारा रिमाइंड करके देखिएगा, और प्रॉब्लम होने पे आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर क्वेश्चन करिएगा। आई विल रिप्लाई टू यू डेफिनेटली। मेक श्योर कि यू आर हैविंग पेन पेपर कॉपी एंड ऑल, सब कुछ आप प्रॉपर लेकर के बैठे हुए हैं। किसी पीसफुल प्लेस पे बैठ जाइएगा जहां अच्छे से आप सीख पाएं। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में क्या है। ठीक है, तो ये रहा सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने। क्वेश्चन यहाँ पे आया है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट ना? मतलब आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड आउट करना है। क्लियर में भाई? ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, मैं जैसे जैसे स्टेप यहाँ नोट करूंगा वो सारे स्टेप आप प्लीज फॉलो करिएगा, सो दैट कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना हो। न्यूमेरिकल लगाना बहादुरी का काम होता है, ठीक है ना? और उससे भी बड़ी बहादुरी का काम होता है न्यूमेरिकल को बड़े सिस्टमेटिक वे से लगाना, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से आंसर आ जाए बिना एरर के। उसके लिए मेरे कुछ नियमों का पालन करिएगा आप, जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। पहले कुछ थोड़ा समझा दूँ, आपको पता होना चाहिए कि जब मिरर का फार्मूला आपको याद दिलाऊं तो आपको बोलना होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस यू, 1/u, राइट ना? ये होता है मिरर फार्मूला। जब आप न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं तो ये जरूर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, एक फार्मूला और है जो मैं आपको बता दूं मैग्नीफिकेशन का। m इक्वल टू क्या होता है? -v/u, या फिर कह सकते हो hi/ho। ये होता है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? सवाल ये हो सकता है कि स्मॉल f क्या होता है, तो ये तो आपको पता होगा, फोकल लेंथ होता है। स्मॉल v क्या होता है? ये होता है पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है ना? स्मॉल u क्या होता है? ये होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई क्या होता है? ये होता है हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या होता है? ये होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? तो इतनी सारी चीजें मैंने बताई, यदि आपको नहीं पता है तो अब से ध्यान दे लो और ये सुन लो, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। उम्मीद है इतना आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना? मैं इसे रफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब देखो मेरे भाई, न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है और सारा फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपने पुरानी सारी वीडियो जो 1 से लेकर के 5 पार्ट तक मैंने बनाया है, पूरे के पूरे 5 पार्ट मैंने डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लीजिएगा वहां से। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके देखिए, और ये नहीं देखे होगे तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी समझने में निश्चित तौर पे। इसीलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये देखा है, ठीक है ना? तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ने कहा कि अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ चुपचाप मैंने यहाँ क्या किया कि यहाँ मेंशन किया गिवन, और गिवन कंडीशन में क्या है, क्या क्या गिवन है? सबसे पहले फोकल लेंथ बताया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20 सेंटीमीटर, ये नोट कर दिया। फॉर्म अ रियल इमेज। अब एक बात बताओ, ये रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, और स्टार्टिंग में ही बता दिया ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब थोड़ा यहाँ पे बगल में समझाते चल रहा हूँ। कॉनकेव मिरर का डायग्राम ऐसे होता है, क्यों? और ये होगा आपका पोल, यहाँ कहीं होगा आपका फोकस, और यहाँ कहीं पे होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप इस डायग्राम को देख के समझ पा रहे होगे कि इसका जो फोकस है, यानी कि ये यही डिसाइड करेगा कि फोकल लेंथ यहाँ पे होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। और ये किस तरफ पड़ रहा है? ये मिरर के इस तरफ पड़ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है वो निगेटिव होता है, और यही होना भी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे एफ की वैल्यू जो 20 सेंटीमीटर लिखे हैं वहाँ माइनस लेंगे। बात समझ में आ गया ना? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर साइन कन्वेंशन नहीं पढ़े हो तो चुपचाप जाइए, सबसे पहले पार्ट 5 को फिनिश करके आइए, जाके वहां पे पढ़िए कि पार्ट 5 में साइन कन्वेंशन क्या होता है। वो पढ़ के आना, तब न्यूमेरिकल लगाना, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक?
तो हमने देखा कि कॉनकेव मिरर है तो हमारा ये डिसाइड हो गया कि फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर के साथ साथ माइनस लग जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है फॉर्म अ रियल इमेज बना रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ सर, इमेज कितनी दूर पे बनना है? 40 सेंटीमीटर पे बनना है, तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि वी की वैल्यू जो है वो 40 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ तक क्लियर हुआ, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे मिला है, लिखा हुआ है रियल इमेज। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कभी मिरर में रियल इमेज बनता है तो वो मिरर के सामने बनता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बनता है, इस तरफ बनेगा। क्यों? इतना तो पता होगा ना। और जब भी कोई भी इमेज मिरर में रियल की प्रॉपर्टी रख रही है तो वो मिरर के राइट हैंड साइड में ना बन करके लेफ्ट हैंड साइड में बनती है। और आप सबको पता होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड का सारा मेजरमेंट नेगेटिव में किया जाता है। तो क्योंकि ये रियल है तो यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया कि यहाँ इमेज हमारा कहीं इधर ही बनेगा, इधर ही कहीं बनेगा, मतलब हमारा v की वैल्यू भी नेगेटिव होगा। बात समझ में आया ना? क्योंकि साइन कन्वेंशन में मैंने बता रखा है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द पोल will always be taken negative and all the distance measured in right hand side from the pole will always be taken positive and that too horizontally। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर हो गया, v की वैल्यू -40 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि u की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। चलिए भाई देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो अब यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा वी नो दैट, ठीक है ना। व्हाट वी नो, हमको पता है मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब सारी वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, तो 1 ये हो जाएगा -20 इक्वल टू 1/v की जगह क्या लिखोगे -40, ठीक है ना, प्लस 1/u। अब आप सोचेंगे u का सिंबल क्यों नहीं लिया, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी चाहे u हो चाहे f हो चाहे v हो, कोई भी हो, अगर इनमें से कोई भी अगर उसकी वैल्यू ना गिवन हो बल्कि कैलकुलेट करना हो तो वहाँ हम कोई सिंबल नहीं लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम सबको पता होगा कि u यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और आपको मालूम होगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है, पोल के लेफ्ट में होता है। तो अगर पोल के लेफ्ट में हमेशा होगा तो ये आपको पता होगा कि इसका मतलब ये हो गया कि u विल ऑलवेज बी नेगेटिव, यानी कि u का सिंबल हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये यहाँ से पहले से ही पता है कि इसका आंसर u की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए। अगर आपका आंसर u वाला, u का जो आंसर आएगा अगर वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। और अगर आंसर माइनस में नहीं है मतलब आपने कहीं गलती की है। तो ये टेक्निक भी ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक का काम करता है, ठीक है ना। ये सारा कुछ साइन कन्वेंशन में मैं बता चुका हूँ। फिलहाल अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये काम करता हूँ मैं, ये 1/40 जो माइनस के साथ है इसको इधर ले आते हैं, इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे होगा, ये 1/40 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था, उधर जाएगा प्लस होगा, और ये -1/20 एंड दैट कैन बी रिटन एज 1/u। यहाँ तक ठीक है। इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -40, और ये दोनों को सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा। अब इसको ऐसे ना सॉल्व करो, मैं बताता हूँ सिंपली। आप क्या करो ना, एचसीएफ वाला मामला ले लीजिए, ठीक है ना। वैसे तरीका ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर आप एचसीएफ वाला मामला ले लो। ज़्यादातर बच्चे लोग इसी को प्रीफर करते हैं तो हम उसी को करा दे रहे हैं। तो ये दोनों का एलसीएम 40 हो जाएगा, 40 1 जा 40 तो 1 1 जा 1 ये हो गया, और 20 2 जा 40 होता तो 2 1 जा 2 ये यहाँ पे हो गया, इक्वल टू 1/u। अब ये सॉल्व करो तो देखो 1 - 2 तो कितना आएगा, -1/40 आएगा, इक्वल टू 1/u। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u इक्वल टू कितना मिल गया, -40 मिल गया, एंड दैट विल बी सेंटीमीटर। और यही फाइनल आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और आप देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है और आपका आंसर माइनस में आना चाहिए, और देखिए आपका आंसर माइनस में आया है, -40। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। मेरी बात समझ में आ गई ना। दैट मीन्स योर आंसर इज 100% करेक्ट। तो दिस इज हाउ द न्यूमेरिकल हैज बीन सॉल्व, और इस तरीके से आपने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्लियर मेरे पॉइंट। चलिए अब हम लोग बिना देरी के बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। तो ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 2 जो आपके सामने है। इसको पहले पढ़ता हूँ, आप समझिएगा और फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं क्लास ऑनलाइन ले रहा हूँ तो मैं स्पीड मेंटेन करूंगा। रीजन ये है कि वीडियो थोड़ा छोटा हो, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है ना। मगर अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड थोड़ी अभी स्लो है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा, बढ़िया से सॉल्व भी कर लीजिएगा और फिर कंटिन्यू करिएगा।
समझ रहे हो ना, इसी तरीके से करिएगा। चलिए फिलहाल नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया, मिरर का टाइप यहाँ से आपको तुरंत मालूम चल गया, हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है तो इसीलिए न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ना। तो अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो ये कि ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव नहीं है, और ये ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे और पढ़िए। इफ अ ट्रक इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब देखो ये कह रहा है ट्रक इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब ये ट्रक को ऑब्जेक्ट माना, यानी कि ऑब्जेक्ट पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था, यानी कि ये क्या था, कैपिटल आर की वैल्यू थी। खैर आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है देन फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन ऑल्सो। तो इतनी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, बहुत जबरदस्त सवाल है ये, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में कई बार देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिलेगा निश्चित तौर पे, तो आप बस ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको फिर से रफ कर रहा हूँ और अब यहाँ पे देखना। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे गिवन, हमारा ये हमेशा का आदत रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आप भी इसे हमेशा फॉलो करिएगा, कभी आपसे ये मिस्टेक ना हो कि गिवन आप छोड़ दो। गिवन इज मैंडेटरी। कई बार ऐसा होगा कि आपका न्यूमेरिकल मान लो, वैसे भगवान ना करे कभी गलत हो, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर कभी गलत हुआ, तो अगर आपने गिवन प्रॉपर लिखा है तो वहां पे कुछ स्टेप मार्किंग हो जाती है, इसलिए गिवन वैसे ही लिखेगा जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे बोला है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर, दैट मींस कैपिटल आर की वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और हम सबको पता है कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है, क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, कैपिटल आर इक्वल टू होता है 2f। तो यहाँ से हम कह सकते हैं f इक्वल टू क्या होगा, r/2। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो f इक्वल टू आएगा 3/2, और 3/2 को सॉल्व करोगे तो ये फाइनली मिल जाएगा 1.5 आपको। क्यों, और सेंटीमीटर आगे लगा दीजिएगा। अब सवाल ये है कि ये जो हमारा 1.5 सेंटीमीटर आया फोकस की वैल्यू, ये फोकस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव ली जाएगी या नेगेटिव, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मिरर, और मिरर कैसा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं थोड़ा यहाँ समझाता हूँ डायग्राम बना के। आप देखो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, ठीक है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब कॉन्वेक्स मिरर में ये है पोल, और ये है आपका क्या, फोकस, ठीक है ना, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना। अब आप बताओ कॉन्वेक्स मिरर का ये पोल है, अब इस पोल को अगर ध्यान से देखो तो सारा का सारा फोकस हो चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, सब का सब मिरर के राइट हैंड साइड में है। और साइन कन्वेंशन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिरर के राइट हैंड साइड में जो साइन होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, केवल लेफ्ट में नेगेटिव होगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बात करूँ। तो जब आपको पता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसमें फोकल लेंथ हमारा लाइक राइट हैंड साइड में आ गया, तो यहाँ से ये गारंटी हो गया कि हमारा फोकस पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लस 1.5 सेंटीमीटर क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बोला है इफ अ ट्रक इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे ट्रक को लोकेट किया गया है, दैट मीन्स यू की वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, ठीक है ना, तो मिरर से लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा गया होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ कहीं इधर ही रखा गया होगा, तो दैट मीन्स ये u की वैल्यू माइनस में होगी। वैसे भी पिछले क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा नेगेटिव में ही रखा जाता है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट में रहता है, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और करेक्ट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पे हमको लग रहा है थोड़ा सा एरर है, कैलकुलेशन एरर नहीं बल्कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 3 सेंटीमीटर नहीं होगा बल्कि 3 मीटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी सेंटीमीटर नहीं रहेगा, मीटर रहेगा, क्योंकि देखो ये यहाँ 5 मीटर दिया है तो अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया u इक्वल टू -5 मीटर, f इक्वल टू हो गया 1.5 मीटर, ठीक है ना। अब ये आ गया, अब बोल रहा है कि देन फाइंड आउट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो हमें निकालना है पोजीशन ऑफ द इमेज यानी कि v कैलकुलेट करना है, फिर हमें नेचर निकालना है, तो नेचर निकालने के लिए तो बस हमको यहाँ ऐसे लिख देना है कि नेचर भी हमें बताना है। ये इसलिए लिख देना होता है मेरे भाई क्योंकि आप में से कई लोग भूल जाते हो एग्जाम में कि क्या क्या निकालना था, एक v की वैल्यू निकल गई खुश हो जाते हो और आगे बढ़ जाते हो, आपको भूल जाता है कि हमसे नेचर भी पूछा गया था, हमसे मैग्निफिकेशन भी पूछा गया था। तो इसीलिए ये सारा कुछ एक साथ नोट कर लिया करो कि क्या क्या कैलकुलेट करना है, ऐसा कर लोगे तो आपके साथ दिक्कत नहीं होगी, भूलने वाली ये जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। चलो फिलहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है ना। ये तो गिवन वाला पार्ट हो गया, तो अब आप लिखेंगे कि वी नो दैट, क्या आप जानते हैं, वी नो दैट मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला क्या होता है बताओ जरा, 1/f इक्वल टू 1/b
और प्लस 1/u। फार्मूला यही लगेगा क्योंकि मिरर ही है। अब वैल्यू सारा उठा उठा के यहाँ पे रखिए, पुट करिए। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे देखो 1.5, तो ले आइए यहाँ पे 1.5 रख दीजिए। तो 1.5 प्लस में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नोट कर दिया। इक्वल टू 1/v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे v रखा, प्लस 1/u की वैल्यू आपको मालूम है माइनस में है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया -5। ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1/-5 को, इस पूरे पोर्शन को मैं इस तरफ भेज देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/1.5 और प्लस का 1/5 इक्वल टू 1/b। इसको फ्लिप करके फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1/b को मैंने इधर कर दिया इक्वल टू, और ये पूरे को उधर ले जाऊंगा, सॉल्व करूंगा। लेकिन साथ में एक काम और कर दे रहा हूँ, ये 1/1.5 में ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेसिमल हट जाएगा ना। तो मैं इसकी जगह पे लिख दे रहा हूँ 10/15 और ये प्लस 1/5। ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम होगा 15। फिर यहाँ सॉल्व करिए तो ये 10 ही रहेगा और प्लस ये कितना होगा, 5 3 जा 15 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ ऊपर आएगा 3। सॉल्व करिए तो 1/v इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 13/15 मिल जाएगा। तो इसको फ्लिप कर दीजिए, फाइनल आंसर मिल गया आपको v इक्वल टू, और आंसर देखो मस्त बात है, प्लस में मिला है। तो ये हो गया 15/13। आप चाहो तो इतने पे छोड़ दो, और आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज व्हाट योर आंसर एंड दैट टू इन मीटर। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है ना, पहला आंसर आ गया। अभी हमें कुछ और भी चीज़ें निकालनी है। क्या निकालनी है, अभी हमें बताना है नेचर और मैग्नीफिकेशन। तो चलिए पहले नेचर भी बता देते हैं। तो पहला पॉइंट तो हम लोगों ने कर लिया, फर्स्ट पॉइंट खत्म कर दिया। सेकेंड पॉइंट इसका था कि नेचर क्या होगा। तो मेरे भाई नेचर तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो ना। नेचर जो होगा, यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे इंडिकेट कर दे रहा हूँ। नेचर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो सबको पता होगा कि क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पर ये लिखना होगा, ये मत कहना सबको पता है तो क्यों लिखे ठीक है ना, सबको पता है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए। ठीक है ना। और वैसे भी आपको मालूम होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो केस होते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, और दूसरा होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। और दोनों ही केसेस में जो इमेज बनता है वो बनता है मिरर के पीछे, तो इसीलिए उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होता है। इसीलिए जब कॉन्वेक्स मिरर आए तो वहाँ डाउट नहीं लेना है, वहाँ ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर बताइए कि नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास बचा था मैग्नीफिकेशन, जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। स्मॉल एम से डिनोट करते हैं उसको। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए m इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए। क्या फार्मूला लगेगा -v/u इक्वल टू HI/HO। लेकिन हमें इसकी तो जरूरत है नहीं, ना ही ये हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें हाइट वाइट तो मालूम है नहीं ऑब्जेक्ट या इमेज का। तो इसे आप इग्नोर करिए, आपको तो सिर्फ मैग्नीफिकेशन चाहिए ना। तो आप सिर्फ यूज कर लीजिए ये फर्स्ट वाले पार्ट को, यानी -v/u वाले को, और अब बस वैल्यू पुट करिए माइनस। अब v की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 15/13 आया है। तो इसको ऐसे ही लिखो जैसे दिया हुआ है ताकि सॉल्व करने में आपको इजी फील हो। ये लिख दिया अपॉन। अच्छा एक बात बताओ, ये u की वैल्यू क्या है। तो u की वैल्यू देखो आपकी -5 है ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -5। ठीक है, ये भी होगा। ये जो माइनस लिखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन का माइनस नहीं है, फार्मूले का माइनस है, वो मैंने यहाँ नोट किया। और ये यहाँ पे जो माइनस है, ये इसलिए माइनस है क्योंकि u निगेटिव में लिया जाता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सॉल्व करो तो आपको पता हो गया कि ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे 15/13 इंटू, ये मालूम है ना कि ये होल डिवाइड बाई 5 है, तो ये 5 जब फ्लिप होगा तो मल्टीप्लाई के साथ 1/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है ना। तो ये 1/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और फाइनली जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ऊपर 3 और नीचे मिल जाएगा 13, यानी कि 3/13 इज द मैग्निफिकेशन। और आपको मालूम होना चाहिए इसकी यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो दिस इज योर थर्ड आंसर, और इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये रहा इसका आंसर। ठीक है ना। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर समझ में आ गया तो मुस्कुराइए मेरे भाई, मुस्कुराइए और सेलिब्रेट करिए अपने इस सक्सेस को। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करिए और देखिए कि क्या आप ये क्वेश्चन लगा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए पैरेलली और समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई। अब देखो सवाल बदल रहा है, सवाल अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट वगैरह देना शुरू कर रहा है, तो अब आप थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। कह रहा है 1 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस
and 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter, find the पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ द इमेज। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत सारी चीजें इसमें पूछा है। तो चलो फिर से वही काम करेंगे, गिवन लिखेंगे, जो जो दिया है सारा चीज नोट कर लेते हैं, फिर हमारा काम होने लगेगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया गिवन। अब गिवन में क्या क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि एच ओ की वैल्यू दिया हुआ है और एच ओ की वैल्यू है एज पर द क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर। नोट कर दिया मैंने। कह रहा है इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। यहाँ दो डेटा है, एक तो ये कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है, दूसरा बोल रहा है कि वो कॉनकेव मिरर है। तो बहुत शानदार। अगर ये बोला गया कि वो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स यू की वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और हम सबको पता है कि यू का जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यू का सिंबल माइनस होगा। एच ओ का सिंबल क्या होगा? अरे मेरे भाई, ये देखो कॉनकेव मिरर इस तरीके से होता है ना, और ये लाइन हो गई, ये आपका हो गया पोल, यहाँ आपका हो गया फोकस, यहाँ आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि वर्टिकली अगर कोई डिस्टेंस मेजर किया जाए, वर्टिकली, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर की जाने वाली डिस्टेंस को पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर की जाने वाली डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाता है। इसी वजह से मैंने एच ओ को 1 सेंटीमीटर जो लिया है वो पॉजिटिव कंसीडर किया। क्यों? क्योंकि हमेशा पता है आपको कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ये भी ठीक। और u तो निगेटिव होगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पिछले दो सवाल में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर बोल रहा है और ये भी कह रहा है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब फोकस का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और सिंबल क्या लेंगे? माइनस। फिर से वही सवाल कि आपने माइनस क्यों लगाया? तो भैया माइनस इसलिए लगाया क्योंकि कॉनकेव मिरर है ये। अगर याद रखना है तो याद रख लेना कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। ये मैंने साइन कन्वेंशन में पार्ट 5 वाले वीडियो में मैंने दे रखा है, जाके देख लीजिएगा बढ़िया से, दोबारा समझ लीजिएगा, वीडियो को दो दो बार देख लिया करो, आपको क्लियरिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। और समझना अगर है कि क्यों निगेटिव है कॉनकेव मिरर में, तो बस इतना समझो कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो फोकस है वो हमारा किधर होता है? इस तरफ होता है। इस तरफ इन द सेंस मिरर के लेफ्ट में होता है, और मिरर के लेफ्ट में हॉरिजेंटली किसी भी डिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तो हम किस में मेजर करते हैं? हम सारे के सारे लोग मेजर करते हैं नेगेटिव में, ठीक है ना। तो वही इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंबल -10 सेंटीमीटर कर दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि वी कैलकुलेट करना है। कह रहा है नेचर बताना है, तो यहीं पे ऐसे नोट कर दीजिए, ये कभी छोड़िएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, ये सारा नोट करना होता है। जो कैलकुलेट करना है वो भी गिवन में लिखना है, और जो गिवन है वो तो गिवन में लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। अब नेचर कैलकुलेट करना है। कह रहा है मैग्निफिकेशन भी बताइए, तो मैग्निफिकेशन यानी कि एम बताना है। और क्या बताना है? कह रहा है साइज ऑफ इमेज बताइए। साइज ऑफ इमेज मतलब वो ये कह रहा है आपको कि एच आई की वैल्यू भी बताओ। भाई साहब, कितनी सारी चीज़ें आपसे पूछ लिया गया है, बहुत ध्यान से चलिएगा ताकि चीज़ें छूटे ना, और कर लीजिए। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, कंफर्म है। ऐसा क्वेश्चन आपको जब बोर्ड में मिलेगा तो टोटल 3 मार्क्स विल बी ओवर हियर, ठीक है ना। ये 3 से ज़्यादा हो सकता है, 4-5 में आ जाए मंजूर, लेकिन 3 से कम नहीं होने वाला, ये गारंटी है, ठीक है ना। अब चलो हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा ये निकालना, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज। तो उसके लिए फिर से वही पुरानी कहानी, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या हम जानते हैं? हम सबको पता है कि मिरर फार्मूला क्या होता है। क्या होता है मेरे भाई? 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ठीक है ना। आइए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो 1/f में f की वैल्यू -10 रखिए, यहाँ से देख देख के सारी वैल्यू पुट करिए, इक्वल टू 1/b, b ही कैलकुलेट करना है तो उसको वैसे रहने दो, प्लस 1/u। अब u की जगह पे आपको वैल्यू रखनी होगी, क्योंकि u की वैल्यू मालूम है कितनी है। u की वैल्यू है 15, -15, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखता हूँ -15, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया -15। यूनिट सबका सेम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को उठा के इसकी तरफ ले जाके रख देंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना। तो उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1/15, माइनस था उधर प्लस हो गया, और बाकी ये पूरा सेम टू सेम लिखो 1/10 माइनस के साथ इज इक्वल टू 1/b। अब इस पूरे पोर्शन को उधर कर दो, इस पूरे पोर्शन को इधर कर दो, थोड़ा सोल्यूशन लेने में आसानी होगी। तो मैंने कर दिया 1/b इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करके इधर लिख देता हूँ। अच्छा लिख ही दो एक लाइन, 1/15 माइनस 1/10। ये लिखने का थोड़ा सिस्टमेटिक तरीका होता है, अच्छा लगता है। बाकी आप चाहो तो इसी लेवल पे ही सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब सॉल्व करो, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो थोड़ा और सॉल्व करिए, तो 15 2 जा 30, तो 2 1 जा 2, और 10 3 जा 30, तो 3 1 जा 3, और ये होगा 1/v की वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ जगह कम पड़ रहा है, चलो अच्छा एक लाइन तो आ ही जाएगा, 1/v इक्वल टू 2 और 3 को माइनस करोगे तो -1/30 आएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से हमें यहाँ मालूम चल गया कि हमारे v की वैल्यू होगी -30 सेंटीमीटर। क्यों भाई, यहाँ तक समझ में आ गया ना। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ठीक है ना। ये -30 इसलिए हुआ क्योंकि मैंने क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस और 30 को इधर ले लिया और v को इधर ले लिया, तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। पहला आंसर हो गया। अब हमें निकालना है नेचर। तो नेचर में तो कोई लोड ही नहीं लेना है। क्यों नहीं लोड लेना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। नहीं नहीं, यहाँ तो लोड लेना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि कॉनकेव मिरर में तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी ये होती है कॉनकेव मिरर में कि रियल एंड इन्वर्टेड भी नेचर बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी नेचर बनता है कॉनकेव मिरर में, ये दोनों होता है। तो अब ये कैसे मालूम चलेगा, अब थोड़ा सा आप याद करो, आपको मालूम होगा कि कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस आपने पढ़ा था डायग्राम में, रे डायग्राम में। तो शुरू से लेकर के यानी स्टार्टिंग से 1 2 3 4 और 5, ये 5 केसेस वो थे जिनमें नेचर जो था वो रियल इन्वर्टेड था। केवल इकलौता 6 केस था जिसमें हमारे पास नेचर ऑफ इमेज जो मिल रहा था वो वर्चुअल इरेक्ट मिल रहा था। तो आप बस इतना पता कर लो कि यहाँ पे इसका जो केस बनेगा, यहाँ जो कंडीशन बन रहा है वो कौन सा कंडीशन है, 1 to 5 की कैटेगरी में आएगा या 6 कैटेगरी में आएगा, और उसी बिहाफ पे आप डिसाइड कर लोगे कि नेचर क्या होगा, है कि नहीं। वैसे भी नेचर को डिसाइड करने का और एक अच्छा तरीका है, क्या, आप देख देख के बताओ v की वैल्यू आपकी प्लस में आई है या माइनस में आई है। तो v की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आई है, नेगेटिव में आई है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि आपकी इमेज का फॉर्मेशन मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है, यानी कि इस तरफ कहीं हुआ है, यानी कि पोल के लेफ्ट में हुआ है ना। और पोल के लेफ्ट में हुआ है तो ये गारंटी हो गया कि नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, नेचर जो होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना, इन्वर्टेड, ये दिमाग में बना लीजिएगा। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, तो 2 पॉइंट खत्म। अब आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो चलो थोड़ा इधर हम सॉल्व करते हैं मैग्नीफिकेशन को, है ना। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, पहला फार्मूला है -b/u, तो पुट कर दीजिए वैल्यू, फटाक से मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। तो -b/u में -v की वैल्यू, तो पहला तो माइनस ये फार्मूले का, अब v की वैल्यू दिया है ऑलरेडी -30, तो वो भी रखिए यहाँ पे, इसका ये फार्मूले का माइनस है और ये माइनस उस वैल्यू का है, और डिवाइडेड बाई u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू यहाँ देखो -15 दिया है, तो यहाँ मैंने रख दिया -15। इतना कुछ मेरा आंसर हुआ। अब सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया और 15 1 15, 15 2 30, इसका मतलब मेरा वैल्यू आ गया -2। तो दिस इज व्हाट द मैग्नीफिकेशन, मेरा मैग्नीफिकेशन -2 आया, ठीक है ना। अब ये एक और आंसर हो गया आपका, ठीक है ना, थर्ड केस हो गया, ये आपका सेकंड था, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ पॉइंट में आपको बोला गया था, ये भी हो गया। अब बोला गया है हाइट ऑफ इमेज बताइए, तो फिर से मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाइए, लेकिन इस बार दूसरा वाला, m इक्वल टू क्या होता है, HI/HO, यही ना होता है, ठीक है ना। अब चाहे तो ऐसे लगा के सॉल्व करो, और चाहे तो आप क्या करो, इसी में ये भी लिख दो -b/u, क्योंकि ये तो पूरा मैग्नीफिकेशन का ही फार्मूला होता है, सारी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो HI को HI ही रखते हैं क्योंकि वो निकालना है, HO की वैल्यू क्या है, +1, तो यहाँ रख दीजिए +1, इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, और v की वैल्यू क्या है, -30, वही पुराना कैलकुलेशन फिर से कर देते हैं। आप चाहते हैं तो इस पूरे की जगह -2 भी रख सकते थे, पर मैं एक बार सॉल्व करके दोबारा दिखा दे रहा हूँ। और u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू -15 है, वो यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। फिर से ये पूरा कट करोगे तो ये आएगा 2, यानी कि फिर से मिल गया हमें HI अपॉन प्लस का 1 इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो HI इक्वल टू कितना मिलेगा, -2 सेंटीमीटर, और इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ गया। तो दिस इज व्हाट द लाइक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर माई पॉइंट। तो यहाँ से कई सारी चीज़ें आपने पता किया कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, फिर नेचर ऑफ इमेज क्या है, फिर मैग्नीफिकेशन क्या है, और फिर क्या आपने पता किया कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है ना। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये कैसे पता लगाए कि ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया इसका आंसर तो मालूम चल गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा केस है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये केसेस हम बताए थे ना, तो इन 6 केसेस में से कौन से केस से ये बिलोंगिंग होगा, ये कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। ये कई सारे बच्चे लोग हमसे पूछते हैं, तो इसका मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, जुगाड़ बताता हूँ, बड़ा अच्छा सा जुगाड़ है, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कैसे। देखो आपको पता होगा ना कि कॉनकेव मिरर ऐसे होता है
है ना। और कॉनकेव मिरर ये है तो ये भी पता होगा कि ये पोल होगा, और यहाँ पे ये होगा फोकस, और यहाँ पे मान लो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आप डायग्राम देख के बताओ कि फोकस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर आप देखो कि इमेज का पोजीशन क्या दिया हुआ है, इमेज का पोजीशन आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो P से F के बीच की दूरी 10 है, और आपको ये भी मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के और ये जो पोल तक की डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये फोकल लेंथ का डबल है, इसका मतलब ये 20 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि F तो मिड पॉइंट है ना, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, मतलब टोटल होगा 15। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है पोल से, फोकस मेरा 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो u की वैल्यू 15 अगर दिया है तो 15 तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही कहीं ना आएगा ना, क्योंकि यहाँ तक तो 15 सेंटीमीटर और यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। तो ये गारंटी हो गया कि जो 15 आएगा वो यही कहीं बीच में आएगा। और आप अब देख के आराम से बता सकते हो कि ये कौन सा केस होगा, है कि नहीं, बता सकते हो ना। दिस विल बी बिलोंगिंग टू केस नंबर 4 व्हेन ऑब्जेक्ट इज विल बी प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है ना। तो ये रही पूरी इसकी कहानी। जिस तरीके से आप ये भी डिसाइड कर पाते हो कि ऑब्जेक्ट के बेस पे ये डिसाइड कर लोगे कि हमारा इमेज हमारा कौन सा केस बिलोंगिंग होगा। तो कभी अगर आपको न्यूमेरिकल में केस पता करना हो कि वो कौन सा केस होगा 1 2 3 4 या 5 या फिर 6, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ दो चीज ढूंढिएगा, एक फोकस पता करिएगा और एक इमेज ऑब्जेक्ट पोजीशन पता करिएगा, और इन्हीं दोनों की हेल्प से आप रिलेट कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो कौन सा केस होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा। थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि भले वीडियो थोड़ा लाइक लेंदी हो जाए, या फिर भले ही मुझे दो पार्ट में समझाना पड़े न्यूमेरिकल्स को, लेकिन जितना समझाऊँ उतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, क्लियरिटी आए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। पता चला दौड़ा दौड़ा के खत्म कर दिया और समझ में ना आए तो कोई फायदा नहीं है। क्यों भाई, आप एग्री हो ना? एग्री हो तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप एग्री है कि नहीं। फिलहाल आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आप में से किसी ने ऐसा है किसी के साथ जो पूरा वीडियो पुराना वाला नहीं देखा है, ठीक है ना, या जिसको न्यूमेरिकल में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो वो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियो को चेक कर लें, ठीक है ना। मैंने ये देखो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे वीडियोस मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये अपलोड कर रखा है, ठीक है ना। आप जा करके वहाँ से चेक कर लीजिए। ये ऐसे खोलोगे आपके फ़ोन में खुलेगा स्टूडेंट कॉर्नर का चैनल, ठीक है ना। यहाँ प्लेलिस्ट में आ जाइएगा, इधर से जब मूव करोगे तो ये प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ पे क्लास 10th फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड के नाम से मैंने अपलोड कर रखा है, यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर। क्लास 9th का भी कंटेंट है यहाँ पे, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स का कंटेंट भी यहाँ पे मिलता है, तो आप चेक कर सकते हो। और आपके मतलब की जो क्लासेस है वो ये 5 क्लासेस हैं, आप इनको चेक करिए, ठीक है ना। फिलहाल चीज़ें अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी सब्सक्राइब करिए इसी वक्त, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी थोड़ा फायदा हो, उनको भी अच्छा लगे, ठीक है। चलिए भाई, फिलहाल बिना देरी के हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हमारा क्वेश्चन अगला जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पढ़ के सुनाता हूँ क्या है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज हाफ इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर वेयर इज इमेज फॉर्म्ड। अब सवाल कितना बढ़िया है, आप ध्यान से अगर पढ़ोगे ना तो आधा ज़्यादा चीज़ें पढ़ते पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा। फिलहाल एज यूजुअल हम लोग गिवन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो, अगर रेगुलर आप चीज़ों को देखोगे सिस्टमेटिक तरीके से, पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे, नोट करोगे, नोट्स बनाओगे और खुद से सॉल्व करोगे, तब मजा आएगा। मैं आपको एक सलाह दूं, एक सजेशन दूं, आप क्या करो ना, जब भी मेरा वीडियो देखा करो तो आप सबसे पहले ये काम किया करो कि जो वीडियो चल रहा है उसको अच्छे से देखो, ठीक है ना, ठीक से देखो, और वीडियो को पॉज कर लिया करो, खुद से सॉल्व कर लिया करो, और जब सॉल्व कर लो तो आंसर मैच करने के लिए फिर वीडियो को रिप्ले करो और फिर आप चेक करो कि आपने कैसे सॉल्व किया है। जो गलतियां आपसे हो उसको करेक्शन में लेके आओ और फिर आगे बढ़ो, तब आप में इंप्रूवमेंट ज़्यादा अच्छा आएगा। बाकी तो मैं हूँ ही, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। क्लियर माई पॉइंट। फिलहाल बता रहा है क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर इज हाफ इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो, बहुत बढ़िया बात बोला है, ये कॉनकेव मिरर लिया है और कह रहा है कि जो इमेज है दैट इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर लेते हैं ना, हमने मान लिया कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि एच ओ, जिसे आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हो, तो एच ओ की बात कर लिया, वो एच ओ है।
तो मान लेते हैं कि एच ओ की वैल्यू स्मॉल एच है, यानी एच हाइट का हमारा ऑब्जेक्ट है। अब कह रहा है इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एच आई जो होगा वो ऑब्जेक्ट की साइज का हाफ होगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट एच हाइट का था, तो ये एच बाई टू हो जाएगा। बोलो भाई सही है ना? तो ये वैल्यू मैं एज्यूम करके यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की बात किया यानी u की वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आप सबको पता है u हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने ले लिया, वैसे भी कॉनकेव मिरर है तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, कह रहा है इमेज कहाँ बनेगा, यानी v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो। केवल v निकालना है, छोटा सवाल है लेकिन बहुत लॉजिकल है, अच्छे अच्छे को हिला देगा ये। जो ध्यान से नहीं देखेगा वो तो बोल्ड हो जाएगा, यूं ही बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले ज्यादातर बच्चे क्या अटैक करेंगे कि सर मुझे v कैलकुलेट करना है तो मैं मिरर फार्मूला लगा देता हूँ, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u और सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा सॉल्व कर लो भाई, क्या दिक्कत है, अगर तुम्हें आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है ना कि तुम्हें फोकल लेंथ नहीं दिया है। अगर फोकल लेंथ गिवन ही नहीं है तो सॉल्व कैसे कर सकते हो? आपके पास तो केवल v गिवन है ना, v मतलब पोजिशन ऑफ इमेज, और u गिवन है यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप तो क्वेश्चन को लगा नहीं सकते, मतलब अब आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ गया। तो अब आपको चीज़ों को कैलकुलेट करना है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ज़्यादा। आओ मैं आपको दिमाग लगाने का तरीका बताता हूँ क्या करना है और कैसे जुगाड़ लगाओगे और आपका काम हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा तो आप थोड़ा सा हेल्प लीजिए अपने तीसरे फार्मूले का, या तीसरा नहीं दूसरा फार्मूले का। क्या था दूसरा फार्मूला आपका? दूसरा फार्मूला था आपका मैग्नीफिकेशन। मैं इधर सॉल्व करता हूँ। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपने पढ़ा था माइनस वी बाई यू मिरर के लिए इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। बोलो सही बात, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, जो जो वैल्यू पता है सब पुट करिए और आपका काम होता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक काम कर लिया मैंने कि वैल्यू निकालना शुरू किया। तो देखो मैंने क्या किया ना मेरे भाई कि माइनस वी अपॉन, और u की जगह पे मैंने वैल्यू ले लिया -10, तो यहाँ पे मैंने ले लिया -10 इज इक्वल टू। अच्छा एक बार बताओ एच आई की वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो एच आई की वैल्यू जो दिया हुआ है वो है h बाई टू, तो मैंने यहाँ पे ले लिया h बाई टू, ठीक है ना। अपॉन बताओ एच ओ की वैल्यू दिया है क्या? वो दिया है h, तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे मिलेगा देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए कि जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा h है और इमेज की हाइट h बाई टू हुआ, तो मतलब ये हुआ कि इमेज की साइज छोटी हुई ना, स्मॉलर हुई है ना, और स्मॉलर साइज इमेज का मिलता अगर है कहीं पर कॉनकेव मिरर में तो वो केस नंबर 2 होता है। इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है। इसका मतलब जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये याद कर लीजिएगा कहीं पे कि मैग्नीफिकेशन हमेशा जो है, सॉरी नेगेटिव आएगा। मैग्नीफिकेशन जो हमेशा होता है वो नेगेटिव होता है रियल के केस में, ये ध्यान रखिएगा, ये कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन जो है वो हमेशा रियल में नेगेटिव होता है। तो जब आपको पता चल गया कि ये रियल है तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे किसी एक की वैल्यू माइनस करनी होगी, ठीक है ना। तो इधर वाली वैल्यू हम माइनस करेंगे। अब क्या करते हैं, ये माइनस माइनस कट गया, v बाई 10 हो गया इक्वल टू, ये क्या करते हैं कि h से h कट जाएगा तो ये -1/2 आ जाएगा। यही मैग्नीफिकेशन हो गया मेरा। और यहाँ से v इक्वल टू हम कैलकुलेट करेंगे 2 10, तो ये हो आएगा -5 सेंटीमीटर। इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। इसको निकालने का एक और तरीका है, वो भी मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें कई बच्चों को दिक्कत हो सकता है। थोड़ा और शॉर्टकट तरीका और ब्रीफ वाला बताता हूँ जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो मुझे लग रहा है कि इसमें कई लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो जैसे ये इतना आपने पढ़ लिया, अब इसमें क्या करो, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगा दो, एच आई अपॉन एच ओ, सिंपल ये लगाओ। अब आपने सॉल्व किया तो एच आई अपॉन एच ओ में वैल्यू रखोगे कि एच आई की वैल्यू होगी h बाई टू और एच ओ की वैल्यू होगी h, और सॉल्व करके काटोगे तो इसको तो 1/2 आएगा। पर आपने देखा कि आपका 1/2 प्लस में आ रहा है, लेकिन ये प्लस में होगा नहीं। ये कैसे मालूम चलेगा आपको? ये तो केवल मैग्नीट्यूड अभी आपने निकाला ना, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इन द सेंस कि इसके साइन कन्वेंशन डिसाइड होगा इसके नेचर से, और आपको पता चल जाएगा क्योंकि इमेज की साइज छोटी हो रही है तो इसका नेचर जो होगा वो रियल से बिलोंग करेगा, और इसीलिए मैग्नीफिकेशन मेरा माइनस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जैसे ही आपको मालूम चला कि आपका मैग्नीफिकेशन -1/2 है, वैसे आपका काम हो गया। कैसे?
m इक्वल टू आपको पता है माइनस बी बाई यू, वही जो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ रखोगे -1/2 मैग्नीफिकेशन की वैल्यू यहाँ से, और इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यू की वैल्यू -10 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10, और 5 का मल्टीप्लाई करोगे, v इक्वल टू -5 आ गया फिर से। ठीक है ना, तो इस तरीके से आंसर आ गया। ये फार्मूला आपको लगाना ही नहीं पड़ा, यहीं से काम आपका हो गया। पर मेरे भाई फिर से वही बात है, कई सारे बच्चों को ये सोचने में मुश्किल हो जाएगी कि ये m की वैल्यू मैंने माइनस क्यों लिया। तो इसका सिर्फ एक आंसर यही है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा कि जो आपका इमेज बनेगा वो रियल होगा। और ये कहाँ से मालूम चला? ये मालूम चला यहाँ से, क्योंकि हाइट उसकी आधी हो गई, मतलब इमेज की हाइट जो देखें तो वो स्मॉलर की कैटेगरी में आ रहा है, साइज ऑफ इमेज विल बी स्मॉलर, और स्मॉलर केवल केस नंबर 2 में मिलता है, और केस नंबर 2 मिरर के लेफ्ट में बनता है, और लेफ्ट में बनी हुई चीज़ों का जो नेचर होता है वो रियल होता है, ये आपको पता ही होगा, और इसी बिहाफ पे मैंने यहाँ माइनस लिया है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिएगा अपने क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं, ये आपके रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter। बहुत शानदार सवाल है, लेंथी है पर हाँ अच्छा है, अच्छा सवाल है। ठीक है ना, फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से अगर ऑब्जेक्ट को दूर करें, हाउ डज द इमेज शिफ्ट, इमेज कैसे शिफ्ट होगा ये भी बताना है आपको। तो मतलब सवाल ये लेंदी है, ये 5 मार्क्स की कैटेगरी का क्वेश्चन हो सकता है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले गिवन, मैं इस बार इस किनारे से शुरू करूंगा क्योंकि स्पेस कम पड़ जाता है और क्वेश्चन लेंदी है तो यहाँ तो जरूर कम पड़ेगा। सवाल कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब एच ओ की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाता है इसलिए इसको हम प्लस में लेंगे, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव होगा एज पर साइन कन्वेंशन। फिर कह रहा है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को आपने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि यू की वैल्यू जो होगी वो 10 सेंटीमीटर होगा। साइन इसका माइनस लेंगे क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टेकन नेगेटिव एज पर साइन कन्वेंशन। ठीक है ना, फिर आपने कहा फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि मिरर का नाम ध्यान रखिएगा, ये जरूरत पड़ेगा आगे, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का नाम आने से एक चीज बड़ा अच्छा क्लियर हो गया कि इसका नेचर यहाँ जो पूछा है वो पहले क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसका आंसर तुरंत कर सकते हो कि इसका नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। खैर हम लोग आगे चलते हैं, 1 बाई 1 करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर का जो कैपिटल आर की वैल्यू दिया वो 30 सेंटीमीटर है। और आपको पता है कि जो फोकल लेंथ होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं r/2, यानी कि 30/2, यानी कि ये आएगा 15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है जो कि इस तरीके से दिखता है, और आप सबको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो मिरर के राइट हैंड साइड में होता है, और ये भी पता होगा कि मिरर के राइट हैंड साइड में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सारा सिंबल प्लस में लिया जाता है, और इसीलिए यहाँ का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो इतनी बातें आपने क्लियर कर ली। अब कह रहा है कि फाइंड द नेचर, तो पहला सवाल क्या पूछा है, पहला पूछा है कि नेचर बताओ मेरे भाई, नेचर क्या होगा इस मिरर का, ये आपको बताना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ नेचर आपको सबसे पहले बताना है। फिर आपको क्या बताना है, कह रहा है पोजीशन भी बताओ, पोजीशन मतलब इमेज पोजीशन, तो v की वैल्यू बतानी है। फिर कह रहा है साइज ऑफ इमेज भी बताओ, यानी कि आपको एच आई पूछ रहा है तो ये भी बता दीजिए। ठीक है, इतना बताने के बाद फिर कंडीशनल क्वेश्चन दिया है, तो कंडीशन वाले को हम लोग लास्ट में करेंगे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो अब फिलहाल सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ इंक का, और अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेरे भाई, अगर इसको सॉल्व करना है तो अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, क्या 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 गिवन है और कौन सा फार्मूला लगेगा। पहले तो u गिवन है और f गिवन है, तो हम v को आराम से निकाल सकते हैं मिरर फार्मूले से। तो यहाँ आप लिख सकते हो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, वी नो दैट कि मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है ना, अब यहाँ वैल्यू पुट करिए ना, 1/f की वैल्यू रखेंगे 15, ये f की वैल्यू 15 हो गई, इक्वल टू 1/v की वैल्यू कैलकुलेट ही करनी है, तो प्लस 1/u की वैल्यू तो दिया होगा, -10 दिया है, तो यहाँ हमने रख दिया -10। ठीक है ना, इसको इस पूरे पोर्शन को उधर ले जा करके शिफ्ट कर देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ 1/15 ही है, और जब इसको इसको उधर लेके आओगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा इक्वल टू 1/b। सॉल्व कर लिए, दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम होगा 30, ऊपर कितना आएगा 15 2 जा 30, तो 2 1 जा 2, और
10 3 जा 30 तो 3 1 जा 3 और ये आ गया फाइनली 1/v। अब स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, देखो ये 3 और 2 को जोड़ोगे यानी 3 2 5 होगा और अपॉन कितना आएगा 30 आएगा इक्वल टू 1/v। कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1/6, ठीक है ना, और 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इक्वल टू मिलेगा 6 सेंटीमीटर और वो भी प्लस में। तो यहाँ से गारंटी हो गई कि v की वैल्यू क्या है, ये पहला आंसर हो गया। और दूसरी गारंटी ये क्योंकि ये प्लस में आया है मतलब इमेज का फॉर्मेशन मिरर के राइट हैंड साइड में ही कहीं हुआ होगा और राइट हैंड साइड में होता है तो नेचर क्या हो जाता है, नेचर हो जाता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो जाएगा नेचर। तो ये भी लिख दीजिएगा वहीं पे कि नेचर होगा वर्चुअल इरेक्ट। तो 2 आंसर क्लियर। तीसरा आपसे क्या पूछा था, एच आई। एच आई के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, फार्मूला लगाओ मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है -v/u मिरर के लिए और इक्वल टू होता है HI/HO। सारी वैल्यू पुट करिए, आपका काम हो जाएगा। माइनस v की वैल्यू कितना निकाले हो, 6 निकाले हो, वो रखो। u की वैल्यू कितना है, -10 है तो वो भी रखो -10 सिंबल के साथ, इक्वल टू HI की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और HO की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, वो 5 गिवन है, वो मैंने रख दिया। ये माइनस से माइनस कट गया, कहानी खत्म। ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी खत्म। तो 6/2 इक्वल टू मिल गया एच आई। तो एच आई इक्वल टू कितना होगा, 2 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गई वैल्यू 3 सेंटीमीटर। यानी हमारे हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा और मेरा काम यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्यों भाई, हो गया ना कंप्लीट। दिस इज आर अनदर आंसर। तीसरा आंसर हो गया। अब ये जो कंडीशन वाली बात दिया है इसको भी देख लो और यहाँ से फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि इफ द कह रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब अब यहाँ पे आपको थोड़ा डायग्राम इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये वाला डायग्राम देखो यहाँ पे जो मैंने बनाया है, कह रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर हाउ डज द इमेज शिफ्ट। अब एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ, मुझे ना डायग्राम थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। क्या ये स्क्रीन पे सारा कुछ मैं मिटा दूँ, मिटाना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना, ताकि स्पेस थोड़ा हो जाए, समझाने में आसानी होगी। अब मान लीजिए कि आपने एक ऐसे मिरर लिया और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये ऐसे हो गया, पॉलिश कर दिया हमने। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये हमारा पोल होगा, यहाँ पे हमने इमेजिनरी फोकस ले लिया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना। इतना काम हो गया। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे। अब आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो रे डायग्राम कैसे बनाना है। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, एक्चुअली विल सीम्स टू पास थ्रू फोकस, ऐसे करते थे। क्यों, यही होता था। अब दूसरा क्या होता था, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिटर्न द सेम पाथ। तो ये ऐसे जाएगा और फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास करा दोगे तो ये दोनों जहां इंटरसेक्ट किए हैं वहीं पे आपका इमेज बन जाता था और ये फॉर्मेशन होता था। यही ना होता था, यही रे डायग्राम बनता था। थोड़ा मेरी लाइनें हो सकती है टेढ़ी हैं, आप प्रॉपर बनाते होंगे, आपको मालूम होगा स्केल की हेल्प से, ठीक है ना। तो अब कह ये रहा है, सवाल ये कह रहा है, यहाँ पे पढ़ो, कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर तो हाउ डज द इमेज शिफ्ट। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाऊं, मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा था वही ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रख दूं, तो ये पहली वाली लाइट रे में तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, ये वाली लाइट रे में, और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना, इस केस में। और ये भी बिल्कुल कहीं ना कहीं फोकस से ही मिलेगा, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। दिक्कत किस में होगा, ये जो सेकंड रूल अप्लाई किए थे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलने वाली इस लाइट रे में, और जब ऐसा करोगे तो ये फिर यहाँ पे जाएगा और इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा, मतलब ये कहीं और नीचे इंटरसेक्ट करेगा, यानी इमेज कहीं यहाँ बनेगा। क्यों, यही ना होगा। तो जैसे जैसे हम मिरर को शिफ्ट करेंगे, दूर ले जाएंगे, ये जो भी इमेज का साइज बन रहा था ये और छोटा होता चला जाएगा। यही इसका आंसर आपको देना है और ये आंसर आप तब दे पाओगे जब आपको रे डायग्राम आता होगा, ठीक है ना। ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बात समझ में आया ना। तो अगर ये पूछा गया है कि इफ द इमेज इज शिफ्टेड या इमेज ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड, ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम द मिरर हाउ डज द इमेज शिफ्ट, तो आप बस सिंपल सा इतना कहिएगा कि सर जैसे जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे मेरा जो इमेज है वो पहली बात तो छोटा होता जाएगा और दूसरी बात ये क्या होता जाएगा, धीरे 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 ये फोकस की तरफ जाता चल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपने इनफाइनाइट पे प्लेस कर दिया तो फिर सीधे ये फोकस पे चला जाएगा। तभी तो केस नंबर 1 में व्हेन ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट इमेज वाज बीइंग फॉर्म एट द फोकस,
तभी ना हो रहा था मेरे भाई, दिस वॉज द ओनली रीजन। तो आप आंसर लिखिएगा, आपको थियोरेटिकली लिखना है या डायग्राम नहीं बनाना है, आपको ये तो समझने के लिए सिर्फ आपके लिए है, आप खुद समझने के लिए भी साइड में बना सकते हो, लेकिन आपको लिखना बस इतना होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर in convex mirror, the image will also tends to go towards the focus, and that too its size will continuously decrease इन कंपेरिजन टू प्रीवियस वन, ठीक है ना। मतलब पहले के रिस्पेक्ट में उस इमेज की साइज धीरे 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 छोटी होती जाएगी और फोकस की तरफ चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि आज की इस क्लास में आपको मजा आया होगा, चीज़ें आपने बहुत अच्छे से सीखा। वैसे इस स्लाइड में मैं काफ़ी न्यूमेरिकल लेकर के आया था, मैं सोचा था कि आज सारा डिस्कस करूंगा, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है। देखो यहाँ पे इतनी सारी न्यूमेरिकल्स हैं, हम सब डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। डू नॉट वरी विद दैट। आज तो वैसे 5 ही न्यूमेरिकल केवल डिस्कस हो पाया है, पर कोई नहीं, अगली क्लास में हम बाकी भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और हाँ, मज़ा आया हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चॉइस इज योर। फिलहाल डू नॉट फॉरगेट रिगार्डिंग स्टूडेंट्स कॉर्नर, बिकॉज वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। सिस्टमेटिक अप्रोच में सारी चीज़ लेकर के रखेंगे और आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।